अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप जानते होंगे कि वहाँ पे आपको टारगेटेड एड्स दिखाई देते हैं। इन एडवर्टीजमेंट्स को दिखाने के लिए आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है जो आपके मोबाइल से चुराई जाती है। कुछ एप्लीकेशंस पेड होते हैं, किन्हीं में इन ऐप परचेजेस होते हैं, तो वहीं गूगल मैप्स और गूगल पे जैसे एप्लीकेशंस दूसरी एप्लीकेशंस के साथ कोलैबोरेट करके पैसा कमाते हैं। पर इन सभी एप्लीकेशंस से दूर काफ़ी सेफ सा दिखने वाला एक ऐप है व्हाट्सएप। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मैसेजेस, ना कोई फीस, ना कोई इन ऐप परचेजेस, ना क्रिप्टो माइनिंग और ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट। तो आखिर व्हाट्सएप पैसा कमाता कैसे? आपने एक मशहूर लाइन तो सुनी होगी, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। लेकिन इस स्टेटमेंट के सही मायने क्या हैं? क्या आपकी इन्फॉर्मेशन वाकई खतरे में है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को देखकर आप अपना हज़ारों लाखों का नुकसान होने से बचा सकते हैं। सन 2009 फेसबुक पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से मशहूर हो रहा था और उसी वक्त ब्रायन एक्टिंग नाम का एक बंदा फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई करता है। फेसबुक ब्रायन को नौकरी पर नहीं रखता और वो अपने दोस्त यान कुम के साथ एक स्मार्टफोन आइडिया पर काम करना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जो लोगों का अपना स्टेटस अपडेट करने के काम आता है। कुछ समय बाद वो इस एप्लीकेशन के अंदर प्राइवेट मैसेजिंग को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये वो ज़माना है जहाँ टेक्स्ट मैसेजेस में हर मैसेज के 1-1 रुपए लगा करते थे एंड व्हाट्सएप इसे कम्प्लीटली फ्री कर देता है। पर इंटरनेट पर किसी भी फ्री सर्विस को हमेशा फ्री नहीं चलाया जा सकता। तो 2010 में व्हाट्सएप को पैसे की प्रॉब्लम होने लगती है। ऐप्स या तो आपको ऐड दिखा के, या तो आपको कुछ इन ऐप परचेजेस करवा के, या तो आपका डेटा सेल करके पैसा कमाते हैं। व्हाट्सएप के फाउंडर्स को एडवर्टीजमेंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और इन्होंने अपनी पिछली जॉब याहू में इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उसमें बहुत एक्सटेंसिव एडवर्टाइजिंग होती थी। ये लोग व्हाट्सएप को एक बहुत बड़े लेवल पर स्केल करना चाहते थे और इन ऐप परचेजेस इंट्रोड्यूस कराने की वजह से ये उतने लेवल तक जा नहीं पाता क्योंकि लोग जनरली एप्लीकेशंस को पैसा देना पसंद नहीं करते। थर्ड ऑप्शन था डेटा को सेल कर देना, पर ऐसा ये कर नहीं सकते थे क्योंकि ये सारे फाउंडर्स प्रो प्राइवेसी एक्टिविस्ट थे। तो व्हाट्सएप में शुरुआत के कुछ साल प्रॉफिट बनाने का कोई प्लान ही नहीं था और ये याहू में दोस्तों की फंडिंग से चलता रहा। व्हाट्सएप के फाउंडर्स और एम्प्लॉयज़ गैराज जैसे कमरों में छोटी सी टेबल्स में खाते पीते सोया करते थे क्योंकि पैसे की बहुत कमी थी। पर व्हाट्सएप ग्रो हो रहा था एक ऐसी स्पीड पर जिस स्पीड पर शायद दुनिया का कोई दूसरा ऐप ग्रो नहीं हो रहा था। व्हाट्सएप को अब एक सर्वर और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी, तो अब ये उसे फ्री नहीं रख सकते थे। तो व्हाट्सएप ने एक $1 फ़ी को इंट्रोड्यूस करवाया। कुछ कंट्रीज़ में ऐप को डाउनलोड करते वक्त ये $1 की फ़ी लगती थी, तो कुछ कंट्रीज़ में व्हाट्सएप के 1 साल के इस्तेमाल के बाद आपको ये फ़ी चुकानी पड़ती थी। पर व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने कभी इस फ़ी को फोर्स नहीं किया। अगर कोई इंसान साल के अंत तक $1 का पैसा नहीं भी भरता था तो भी उसका व्हाट्सएप स्मूथली काम करता था। ये एक तरीके से एक डोनेशन ही था जो आप अपने मन से व्हाट्सएप को देना चाहें तो दे दें। पर काफ़ी सारे लोगों ने व्हाट्सएप की इस पॉलिसी को एक्सेप्ट किया और काफ़ी सारे लोगों ने $1 की फ़ी भरी। अब व्हाट्सएप इतना पैसा आराम से बना ले रहा था जिससे कंपनी की कॉस्ट निकल जाए। पर व्हाट्सएप अभी भी एक प्रॉफिटेबल ऐप नहीं था, ये सिर्फ अपना खर्चा ही निकाल पा रहा था। 2011 में व्हाट्सएप ने एक बिजनेस मॉडल इंट्रोड्यूस किया, इन्वेस्टर्स को लपेटने का बिजनेस मॉडल। बड़ी कंपनीज के इन्वेस्टर्स एक्चुअली एप्लीकेशन का पोटेंशियल देखते हैं। वो ये देखते हैं कि एप्लीकेशंस को एक्चुअली कितने यूजर्स यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर में ये एप्लीकेशन कितने यूजर्स तक पहुंचने वाला है। व्हाट्सएप एक इनसेन रेट पे ग्रो हो रहा था। भले इसका कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं था, पर इसका यूजर बेस बहुत बड़ा था और वो कंटिन्यूसली बड़ा होता जा रहा था। तो सेक्वोया कैपिटल नाम की एक कंपनी ने व्हाट्सएप में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर दिया। व्हाट्सएप की गाड़ी चल पड़ी थी। व्हाट्सएप की टीम अपनी एप्लीकेशन का यूजर बेस दिखाती थी। इस यूजर बेस को देखकर इन्वेस्टर्स इस एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करते। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से एप्लीकेशन और बेटर होती चली जाती थी जिससे और इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करते थे। पर इस पूरी प्रोसेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इन्वेस्टर किसी भी एप्लीकेशन में फ्री में तो इन्वेस्ट करेगा नहीं, उसको एक ठोस बिजनेस मॉडल चाहिए कि एप्लीकेशन फाइनली कैसे पैसा बनाने वाला है। तो इन्वेस्टर्स इस एप्लीकेशन में एडवर्टीजमेंट्स भरने या इन ऐप परचेजेस जैसा कुछ इंट्रोड्यूस कराने के पीछे पड़ गए। पर व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने ऐसा कुछ करने से मना कर दिया और आगे से व्हाट्सएप में सिर्फ उन्हीं लोगों को इन्वेस्ट करने दिया जो व्हाट्सएप के मॉडल के साथ इंटरफेयर न करें और इसकी वर्किंग प्रोसेस के साथ भी। पर सेक्वोया कैपिटल जैसे इन्वेस्टर्स जिस एप्लीकेशन में करोड़ों रुपए लगा चुके थे, उनकी तरफ से व्हाट्सएप को मोनेटाइज करने का प्रेशर व्हाट्सएप के फाउंडर्स से झेला नहीं जा रहा था। आप जरा खुद को उनकी जगह रख के देखिए। आपका एप्लीकेशन जो करोड़ों यूजर्स तक पहुंच चुका है लेकिन हर साल करोड़ों का नुकसान कर रहा है। इन्वेस्टर्स की तरफ से प्रेशर और 10 लीगल केसेस चल रहे हैं, फिर भी आप एप्लीकेशन को फ्री रखे हुए हो और फ्री ही रखना चाहते हो। तभी कहानी में एंट्री होती है सरप्राइज मार्कर सकर। सन 2014 में फेसबुक व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लेता है। इधर जहर खाने का पैसा नहीं। व्हाट्सएप के फाउंडर्स की सारी टेंशन खत्म और अब व्हाट्सएप फेसबुक की संपत्ति। पर फेसबुक का ये मूव हर किसी की समझ के परे होता है क्योंकि व्हाट्सएप को खरीदने के 9 महीने बाद तक भी वो सिर्फ $1.2 मिलियन ही बना पाता है और हर साल कंटिन्यूसली एक ह्यूज लॉस बना रहा होता है।
अगर आपको $19 बिलियन शायद सुनने में उतना बड़ा ना लग रहा हो, तो मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम को फेसबुक ने $1 बिलियन में खरीदा था। मतलब व्हाट्सएप को इंस्टाग्राम के कंपैरिजन में 19 गुना पैसे में खरीदा गया। अगर आपको $19 बिलियन का फिगर अब भी कुछ छोटा लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इतने पैसे में 20 ताजमहल खरीदे जा सकते हैं, या 20 मार्स मिशन को स्पॉन्सर किया जा सकता है, या बुर्ज खलीफा से 10 गुनी बड़ी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। व्हाट्सएप को खरीदते वक्त फेसबुक के पास उसका मैसेंजर था जो हर साल अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा था, जबकि व्हाट्सएप का प्रॉफिट बहुत कम था और वो हर साल लॉस करता जा रहा था। फेसबुक का काम था जनता का डेटा कलेक्ट करके उनको टारगेटेड एडवर्टीजमेंट्स दिखाना, जबकि ये व्हाट्सएप के उसूलों के खिलाफ था। तूने बनाया है क्यों? तो आखिर फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा ही क्यों? व्हाट्सएप का कहना था कि हमारे यूज़र्स की प्राइवेसी ही हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है, और फेसबुक में तो प्राइवेसी की कैम्ब्रिज एनालिटिकल स्कैंडल और बाकी सारे स्कैंडल्स ने जकरबर्ग का नाम वैसे ही प्राइवेसी की दुनिया में ख़राब कर दिया था। तो जकरबर्ग ने व्हाट्सएप को खरीदने के बावजूद भी व्हाट्सएप के फाउंडर्स को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने के लिए कहा। मार्क का कहना था कि वो व्हाट्सएप की वर्किंग में बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करेगा, व्हाट्सएप जैसा चल रहा था वैसा ही चलने दिया जाए, इस पे मोनेटाइजेशन का कोई प्रेशर नहीं रहेगा, इनफैक्ट $1 की फ़ी को भी हटा दिया गया। सुनने में तो कुछ ऐसा ही लगता है कि फेसबुक धर्मात्मा बन के लोगों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, पर इसके पीछे की काली कहानी तो कुछ और ही है। फेसबुक दरअसल वो मिसिंग लिंक ढूंढ रहा था जो उसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया को कनेक्ट करवा सके। फेसबुक के पास अपने यूजर्स की सारी इन्फॉर्मेशन थी। आप मेल हो या फीमेल हो या अदर सेक्स को बिलोंग करते हो, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आपके माँ बाप कौन है, आप लास्ट किस रेस्टोरेंट में खाने गए थे, कौन से मॉल में शॉपिंग करी थी और दोस्तों के साथ किस पिकनिक प्लेस पे घूमने गए थे। फेसबुक आपके बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक आपके मोबाइल का डेटा ऑन है। जैसे ही मोबाइल का डेटा ऑफ, कुछ ट्रैक नहीं किया जा सकता। पर व्हाट्सएप ने इस ऑफलाइन दुनिया का कनेक्टिंग लिंक फेसबुक को दे दिया, यूज़र का फ़ोन नंबर। आपको लग रहा होगा ये फ़ोन नंबर कौन सी बड़ी चीज़ है? ये फ़ोन नंबर वही बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ है। टिकटॉक का एप्लीकेशन दरअसल यूज़र की सिम से उसकी लोकेशन को एक्सेस करता था। जैसे अगर आप वीपीएन में यूट्यूब को खोलेंगे और लोकेशन ऑस्ट्रेलिया डाल देंगे, तो यूट्यूब को लगेगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में हैं और वहीं की भाषा की वीडियोस वो आपको रिकमेंड करेगा, और अगर आप इंडिया में हैं तो आपको हिंदी वीडियोस दिखाई जाएंगे। पर अगर आप इंडिया में बैठकर टिकटॉक वीपीएन से ही क्यों ना चला लें, आपको हिंदी वीडियोस ही रिकमेंड करे जाएंगे। ये ऐसा होता था क्योंकि टिकटॉक यूज़र की सिम से उसकी लोकेशन को एक्सेस करता था, ना कि डेटा से। अगर वो लोकेशन को एक्सेस कर सकता है तो बहुत सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को भी एक्सेस कर सकता था, जो कि वो चाइनीज़ कंपनीज़ को बेच दिया करता था। ये कंपनीज़ फिर उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आपको टारगेटेड एडवर्टीजमेंट्स दिखाया करती थी जो आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बेचते थे। अब जो इंसान बहुत देशभक्त बनने का दावा करता है और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करता है, टिकटॉक उस इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में सारी चीज़ें जान लेता था और उसके बाद उसको ऐसे गैजेट्स रिकमेंड करता था जो असेंबल्ड इन इंडिया होते थे, लेकिन उसके अंदर प्रोडक्ट सारा चाइनीज़ होता था। You are right, bro. इससे यूज़र को लगता था कि वो कोई इंडियन प्रोडक्ट खरीद रहा है, लेकिन वो होता चाइनीज़ ही था। मैं एक प्योर वेजिटेरियन हूँ और यूट्यूब पर मुझे कई बार जोमेटो के ऐसे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं जिसमें वो लोग चिकन बेच रहे होते हैं। ये एड्स बिल्कुल भी टारगेटेड नहीं होते। इससे कंपनी का भी नुकसान होता है और यूज़र्स को भी इरिटेशन होता है। पर यही वो सबूत है कि यूट्यूब आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन चोरी नहीं करता। वहीं व्हाट्सएप ने ऑफलाइन दुनिया के यूज़र के फ़ोन नंबर को यूज़र की ऑनलाइन दुनिया के फेसबुक अकाउंट से कनेक्ट करने का काम कर दिया। इससे वो यूज़र को और भी ज़्यादा पर्सनलाइज एड्स दिखा सकते थे। तो फेसबुक का व्हाट्सएप को खरीदना एक सोची समझी रणनीति थी, पर यह व्हाट्सएप के उसूलों के खिलाफ था जिस पे वो शुरू हुआ था। एक और रीज़न ये था कि फेसबुक सिंपली अपना कंपटीशन खत्म करना चाहता था और खुद की तरफ अटेंशन बनाए रखना चाहता था। मार्क जकरबर्ग को ये पता चला था कि व्हाट्सएप के फाउंडर्स को गूगल के माउंटेन व्यू हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग के लिए इन्वाइट किया गया था। व्हाट्सएप को गूगल न खरीद ले इससे पहले मार्क जकरबर्ग ने उसके मुंह में $19 बिलियन ठूस दिए। सन 2017 में व्हाट्सएप के फाउंडर ब्रायन एक्टन व्हाट्सएप क्विट कर देते हैं क्योंकि उनकी मार्क जकरबर्ग के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के बीच में डेटा शेयरिंग को लेकर बहस हो जाती है। इसमें वो अपने व्हाट्सएप में $850 मिलियन के इन्वेस्टेड स्टॉक ऑप्शंस को छोड़ के चले जाते हैं। मार्च 20, 2018 ब्रायन एक्टन अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट करते हैं, इट इज़ टाइम डिलीट फेसबुक। वो अपना एक नया एप्लीकेशन सिग्नल लॉन्च करते हैं जिसमें वो अपनी जेब से $50 बिलियन इन्वेस्ट करते हैं। ये एक नॉन प्रॉफिट एप्लीकेशन है जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी को प्रायोरिटी रखता है। इस एप्लीकेशन का ना कोई रेवेन्यू मॉडल है और ना कोई होगा क्योंकि ये एक धर्मात्मा एप्लीकेशन। ब्रायन की जिंदगी की भी कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। पहले ब्रायन फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अपने दोस्त के साथ मिलकर एक नया एप्लीकेशन बनाते हैं व्हाट्सएप, जो फेसबुक का ही कंपिटिटर बन जाता है। बाद में फेसबुक व्हाट्सएप को खरीद लेता है और ब्रायन फेसबुक में ही एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं व्हाट्सएप के फाउंडर बन के। कुछ समय बाद इनकी फेसबुक से अनबन हो जाती है और अपने $850 मिलियन के स्टॉक्स को छोड़ के ये खुद का एक नया एप्लीकेशन सिग्नल लॉन्च कर देते हैं। मई 2017 यूरोपियन कमीशन फेसबुक पे 110 मिलियन यूरोस का फाइन लगा देती है कमीशन को व्हाट्सएप के टेक ओवर के दौरान मिसलीड करने के लिए। फेसबुक अपना पक्ष सामने रखते हुए कहती है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि व्हाट्सएप और फेसबुक आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। पर बाद में खुलासा होता है और ये पता चलता है कि न केवल ये इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर कर सकते थे बल्कि ये बहुत समय से कर रहे थे। इस घटना के बाद व्हाट्सएप के दूसरे फाउंडर यानकुम भी व्हाट्सएप क्विट कर देते हैं।
तो आखिर सवाल यही निकल के आता है कि प्रेजेंट डे में व्हाट्सएप पैसा बनाता कैसे। मेन स्ट्रीम मान्यता तो यही है कि व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप पे से पैसा बनाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने व्हाट्सएप पे बिजनेस अकाउंट्स बनाती हैं जो कि यूज़र से चैट करने के काम में आते हैं। इसमें एक AI यूज़र से बात करता है। व्हाट्सएप इन कंपनीज से पैसा चार्ज करता है और यूज़र से नहीं। और बाकी के कुछ देशों में गूगल पे की तरह व्हाट्सएप पे भी शुरू हुआ है, अभी ये इंडिया में नहीं आया है। इस वीडियो को देखने पर आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि एडवर्टीजमेंट्स इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया का हर बिजनेस एडवर्टीजमेंट पर ही टिका है और टारगेटेड एड्स दिखाने से तो यूज़र का भी फ़ायदा होता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको एडवर्टीजमेंट्स दिखाने के काम आए। पर दरअसल कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। आपको एडवर्टीजमेंट्स दिखाकर फेसबुक आपसे जितना पैसा कमाता है उससे कहीं ज़्यादा पैसा वो आपकी इन्फॉर्मेशन बेच कर कमा सकता है। अब मान लीजिए कि मैं एक कंपनी खोलता हूँ जिसमें मैं घुटने के दर्द को कम करने वाली टैबलेट बेचता हूँ। इस कंपनी की टारगेटेड ऑडियंस 60 से 80 साल के लोग हैं। अगर मैं फेसबुक के पास जाकर कहता हूँ कि आप मुझे ऐसे लोगों की इन्फॉर्मेशन बेच दो जिनकी उम्र 60 से 80 साल के बीच में और जो कि रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं और जिन्होंने अभी अभी कोई UPI ऐप इंस्टॉल किया है, तो फेसबुक कुछ पैसे लेकर मुझे उनकी इन्फॉर्मेशन बेच देगा। इसके बाद मैं उन सभी लोगों के व्हाट्सएप पे एक मैसेज करूँगा कि आपको व्हाट्सएप की तरफ से लॉटरी लगी है, व्हाट्सएप की तरफ से 25 लाख की लॉटरी। मैं KBC से बोल रहा हूँ, आप ये अपना बैंक अकाउंट नंबर भेज दीजिए, मैं आपको अकाउंट में पैसे भेजता हूँ। अब इस उम्र के लोगों को UPI पेमेंट मेथड्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, कई केसेस में रूरल एरियाज़ में तो बिल्कुल भी नहीं। अब उन 50,000 लोगों में से अगर मैं 500 लोगों को भी बेवकूफ़ बना पाया तो उनके बैंक अकाउंट से मैं लाखों रुपए साफ कर लूँगा। इंडिया में एक एवरेज ऑनलाइन क्रिमिनल दिन में 5 से 6 लाख रुपए चुराता है। 20 से 25 साल या फिर 25 से 30 साल के कई लोग ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। इन वेबसाइट्स पर ऐसी कंपनीज भी विजिट करती हैं जो जॉब्स प्रोवाइड करने का काम करती हैं। मैं एक फ्रॉड कंपनी बनकर इन वेबसाइट से इन सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। उसके बाद मैं उन्हें जॉब का ऑफर लेटर देकर बोलूँगा सिर्फ 5,000 रजिस्ट्रेशन फीस और उसके बाद जॉब आपकी। इसमें बहुत सारे मासूम लोग फंस जाते हैं जो कि बेरोजगार होते हैं और पैसा लेकर कंपनी गायब। तो फेसबुक व्हाट्सएप डायरेक्टली आपका कोई नुकसान नहीं करते, पर इनडायरेक्टली इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप जिस भी वेबसाइट पे जाते हैं वहाँ पर कुकीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ ट्रैक करती हैं जो आप उस वेबसाइट पे करते हैं। इट्स लाइक कंटिन्यूसली आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। फेसबुक जासूसी का बिजनेस करता है और ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सफल जासूस है। इसलिए एडवर्ड स्नोडेन जैसे लोग भी सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं और एलॉन मस्क ने भी यूज़ सिग्नल नाम का एक ट्वीट किया था। तो क्या हमें व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देना चाहिए? अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पहले से चलाते हैं तो व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करने से कुछ खासा नहीं होगा। और अगर आपकी सारी एप्लीकेशंस भी अनइंस्टॉल कर देते हैं तो क्या भरोसा कि आगे आने वाले ज़माने में कोई ऐसे एप्लीकेशन आएगा नहीं। इनफैक्ट ये आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ बी अवेयर कि इस ऑनलाइन क्राइम से भरी दुनिया में कोई आपका फुद्दू काट के ना चला जाए। और इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि दुनिया का हर बिजनेस एडवर्टीजमेंट पे टिका हुआ है। एडवर्टीजमेंट की इतनी ताकत है कि कुछ नेताओं का चेहरा सुबह शाम TV पर दिखाए जाने से लोगों के दिल में उनके लिए प्यार डेवलप हो जाता है। कुछ कंपनीज गौमूत्र बेच देती हैं और लोग उसे खरीद के पी लेते हैं। अनन्या पांडे जैसी टैलेंटलेस एक्टर्स के भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो जाते हैं और जो चीज़ आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर सकती है लोग उसको खरीद के जुबां केसरी करते हैं। तो आप एक चीज़ ही कर सकते हैं कि सावधान रहें, सतर्क रहें। ये वीडियो अपने उस दोस्त को शेयर करें जो अफ़गानिस्तान को बचाने के लिए इंस्टाग्राम का ऐड देख के उसे पैसा डोनेट करने जा रहा है। लाइक करो, सब्सक्राइब करके घंटा बजाओ। और हर हफ्ते में तो डालता नहीं हूँ, फिर भी जब भी डालूँ द इंटेलेक्चुअल टॉक्स पाओ। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इंटेलेक्चुअल।